का भइल रे किसनवा, आजो टिकट मिलल कि ना। किशन ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया उसे बाथरूम में कपड़े धोते बिरजू चाचा की आवाज़ सुनाई पड़ी। किशन ने चेहरे से मास्क उतारा और बिना कोई जवाब दिए पंखे के नीचे बैठकर पसीना सुखाने लगा। गर्मी और भूख से उसका बुरा हाल था। श्याम और विनय जो दीवार से टेक लगाए मोबाइल पर फिल्म देखने में व्यस्त थे, कान से ईयरफोन लगाकर सीधे हो गए। जब तक बिरजू भी हाथ पैर धोकर उसके पास आकर बैठ चुका होता है। पहले कुछ खाना वाना खिलाओ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, किशन ने अपने छोटे भाई विनय की ओर देखते हुए कहा और साबुन उठाकर मुंह धोने वॉशरूम चला गया। जब तक वह हाथ मुंह धोकर आता विनय एक थाली में खाना निकाल चुका था। थाली में फिर आलू और सोयाबीन की सब्जी देखकर किशन एक पल के लिए रुका और फिर चुपचाप भोजन करने लगा। पिछले 3 दिनों से आलू और सोयाबीन की सब्जी खाते खाते वह बिल्कुल ऊब चुका था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था क्योंकि सब्जी वाले का 400 रुपये उधार हो चुका था और उसने उधारी देने से अब इनकार कर दिया था। क्या हुआ, ठेकेदार के पास गए थे कि नहीं? वह खाना खाकर उठते हुए बोला, हाँ भैया, ठेकेदार के रूम पर गया तो था, लेकिन उसके रूम पर तो ताला लगा हुआ था। मैंने उनके मोबाइल पर कई बार कॉल किया, लेकिन वह कॉल नहीं उठा रहा है। बिना एक सांस में सारी बात बोल गया। किसान ने अपने मोबाइल से भी कई बार ठेकेदार का नंबर मिलाया, मगर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। एक बार मिल जाए तब बताता हूँ साले को, वह गुस्से में बुदबुदाया। आज टिकट के का भइल, आजो मिलल कि ना? बिरजू चाचा ने उसकी आंखों में झांकते हुए अपना सवाल दोहराया। टिकट तो आजो न मिलल है, लेकिन एगो आदमी मिलल रहे जवन बतावत रहे कि उ टिकट दिला दी। किशन ने अपने गवई भाषा में जवाब दिया। वैसे तो वह सबसे हिंदी में ही बात करता था, लेकिन बिरजू चाचा के साथ वह भोजपुरी में ही बात करता था क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी। त लेल काहे ना? बिरजू चाचा के मन में एक उम्मीद जगी। कहाँ से लैती? उ एक टिकट के 2000 मांगत रहे और हमरे पास तो कुल जमा 2000 रहे, बाकी के 4000 कहाँ से लेती? किशन की आवाज़ में बेबसी झलक रही थी। किशन पिछले 4 दिनों से सुबह उठकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जाकर लाइन में लगता और दोपहर होते होते खाली हाथ वापस आ जाता। हालांकि उसने अपने स्मार्टफोन से 3 बार ऑनलाइन वेटिंग टिकट लिया था, लेकिन तीनों बार टिकट कन्फर्म नहीं हुआ। इस तरह 600 रुपया के टिकट के लिए अभी तक उसने लगभग 1000 बर्बाद हो चुके थे। दरअसल लॉकडाउन के वजह से इतने लोग बिहार भाग रहे थे कि काफ़ी पहले ही सारा टिकट बुक हो रही थी। फिर तो कैसे होगा भैया, हम लोग घर कैसे जाएंगे? श्याम तो अब चुपचाप था, लगभग रोते हुए बोला, चिंता मत करो, कल तक कोई ना कोई उपाय हो ही जाएगा। किशन अभी केवल दिलासा ही दे सकता था, लेकिन भैया कल तक हम लोग खाएंगे क्या? राशन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम लोग जिस दुकान से राशन उधार लाते थे उसे कोरोना हो गया है। विनय ने एक नई समस्या सुनाई। तुम्हें कैसे पता? किशन ने एक नई मुसीबत थी। सुबह जब मैं राशन लेने गया तो देखा कि पुलिस ने उसके घर को सील कर दिया था। जब मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसके घर में 3 लोग कोरोना हो गया है। विनय ने सारा वाकया कह सुनाया। ठीक है, तुम लोग उधर मत जाना, मैं थोड़ा आराम कर लूँ तो कोई इंतज़ाम करता हूँ। उन्हें हिदायत देकर वह फर्श पर बिछे दरी पर लेट गया। बिरजू चाचा भी उसके पास ही लेट गई और आंखें बंद करके ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करने लगे। श्याम और विनय उनके पास ही कान में ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो देखने लगे। कितना मज़ा रहे गाँव में, भैंस के चरे के बेला और पेड़ के ठंडा छाँव में बैठ के गपशप करत रहे। यहाँ बेकार में आके फंस गई नहीं। उन्हें बार बार अपने गांव की याद आ रही थी। बिरजू, किशन, श्याम और विनय चारों बिहार के बेतिया जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। वे चारों दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रहकर मजदूरी किया करते थे।
किशन और श्याम राजमिस्त्री का काम करता था और बिरजू और विनय लेबर का काम करते थे। बिरजू रिश्ते में किशन का चाचा लगता था और विजय उसका छोटा भाई था जो 5वीं क्लास तक पढ़ने के बाद भाई के साथ दिल्ली भाग आया था। हालांकि किशन उसे दिल्ली लाना नहीं चाहता था। उसका बचपन से ही सपना था कि उसका छोटा भाई पढ़े लेकर कोई बड़ा आदमी बने, परंतु बहन की शादी के लिए कर्ज का ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। जो बड़े बड़े खेत थे वे भी गिरवी रख चुके थे। ऐसे में चावल और गेहूं भी खरीद कर ही खाना था। बाबूजी बूढ़े हो चुके थे। माँ की तबीयत भी अक्सर खराब ही रहती थी। परिवार में अकेले किशन ही कमाने वाला था। ऐसे में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी। इतनी महंगाई में एक आदमी के लिए परिवार का खर्च चलाना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए चाहते हुए भी वह विनय को मना नहीं कर सका। विनय भी भाई की मजबूरी समझता था, इसीलिए अब वह पढ़ने का इरादा छोड़ चुका था। श्याम अपने गरीब माँ बाप इकलौता का बेटा था और वह विनय के साथ ही पढ़ता था। उसके बाबूजी और माई दोनों दूसरों के खेतों में काम करके घर चलाते थे। विनय जब आया तो श्याम भी उसके साथ ही दिल्ली भाग गया। बिरजू चाचा की कोई संतान नहीं थी और पत्नी भी लंबी बीमारी के बाद स्वर्ग सिधार चुके थे। उसके पास संपत्ति के नाम पर एक भैंस थी जिसका दूध बेचकर वे अपने गुजर बसर करते थे, लेकिन किशन ने उसकी खूब पटती थी। चाचा एक बेर दिल्ली घूम ला, जिंदगी सवारत हो जाए। वह त्योहार में जब भी गांव जाता दिल्ली की खूब बड़ाई करता। बिरजू चाचा जिंदगी में कभी अपने ज़िले से बाहर नहीं गए थे, लेकिन अब की बार उन्होंने भैंस को पेशाव दिया और दिल्ली घूमने चले गए। इस प्रकार चारों एक दूसरे के सुख बांटने एक साथ ही काम करते रहते थे। जिंदगी में शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन फिर भी वे बहुत खुश थे। आखिर वे एक गरीब आदमी जिंदगी से और क्या अपेक्षा कर सकता है। जिंदगी चल रही थी, यही भी उनके लिए कम नहीं था, लेकिन अब कोरोना महामारी के आने से उनकी ज़िंदगी रुक सी गई थी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। काम धंधे सब बंद हो गए। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी सेवाएं बंद कर दी गई थी। एकाएक लॉकडाउन की घोषणा से अप्रवासी मजदूर घबरा गए और सब अपने घरों को लौटने लगे। परंतु कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कुछ ट्रेनों को छोड़कर बाकी सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई, जिसके कारण रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन अप्रवासी मजदूरों के लिए बस एक उद्देश्य यह रह गया, किसी प्रकार वह घर पहुंच जाए। किशन और उसके बाकी साथियों का भी यही हाल था। काम बंद होने से उनको अपना खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। उधर ठेकेदार था कि 4 दिनों से दिखाई नहीं दिया था और न फोन ही उठा रहा था। शायद वह अपने गांव भाग चुका था। शाम को किसान जब सोकर उठा तो 5 बज रहे थे। बिरजू चाचा भी सोई हुई थी। श्याम और विनय कमरे में उनके साथ छोटे से डबरे नुमा किचन में बर्तन मांज रहे थे। उन्हें बर्तन मांजने देखकर अचानक उसे ख्याल आया कि राशन लेने जाना है। वह जमाई लेते हुए उठा और बाथरूम में चला गया। नहा धोकर वह बाहर निकला, कपड़े पहनने लगा। किशन भैया, अब हम घर कैसे जाएंगे? श्याम लगभग भागता हुआ आया। क्यों हुआ ये? किशन ने शर्ट के बटन लगाते हुए पूछा। जवाब में श्याम ने मोबाइल स्क्रीन की आंखों के सामने कर दी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने 245 ट्रेन को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। मोबाइल स्क्रीन पर न्यूज़ शो हो रहा था। अब क्या होगा? उसने मोबाइल श्याम को वापस किया और सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने मोबाइल निकाला और रंजित का नंबर डायल किया। रंजित उसके बचपन का दोस्त था। वह जामिया नगर में प्लम्बर का काम करता था। रंजित ने कॉल रिसीव किया। किसान सारी बात बताई और पूछा कि अब क्या किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि कल पैदल ही निकले, नहीं तो 1-2 दिन के बाद रूम से बाहर निकलना भी कठिन हो जाएगा। रंजित ने सुझाव दिया। पागल हो गए क्या? 1000 किलोमीटर पैदल चलना हंसी मजाक है क्या? किसान को उसकी बात पर हंसी आ गई। तो क्या यहाँ भूखे प्यासे मरोगे? अरे किसी तरह थकते रुकते गांव पहुँच ही जाएंगे, लेकिन यहाँ तो भूखे मर जाएंगे। वैसे भी हम लोग अकेले थोड़े हैं। ज़रा न्यूज़ खोलकर तो देखो, हज़ारों लोग पैदल ही बिहार जाने के लिए निकल पड़े हैं। रंजित की बात सुनकर किशन भी सोचने पर मजबूर हो गया, परंतु अभी भी वह हिचक रहा था। अच्छा एक बात बताओ, रमेश जिस ठेले पर सब्जी घूमकर बेचता था वह कहाँ है?
किशन के दिमाग में आइडिया आया था। अभी तो यही है, नीचे खड़ी है। परसों गया था सब्जी बेचने, उधार बेचारे को किसी पुलिस वाले ने ऐसा डंडा मारा कि 2 दिन से ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहा है। रंजीत ने बताया, तो क्यों ना हम लोग उसी ठेले से चलें। 3 दिन हम और 2 आदमी तुम, 5 आदमी उस पर आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ, यह आइडिया तो बहुत अच्छा है। रंजीत को भी उसका आइडिया पसंद आया। तो फिर ठीक है, हम लोग कल सुबह 5 बजे ही निकल जाएंगे ताकि धूप निकलने से पहले यूपी बॉर्डर पार कर जाएं। तुम लोग समय पर तैयार रहना, कहते हुए किशन ने कॉल कट कर दिया था। ठेला से हमने के कितना दिन लगी बिहार पहुँचे में। बिरजू चाचा भी उठ गए और कुछ काफ़ी देर में उनकी बातें सुन रहे थे। हाँ, कोनो दिक्कत ना भइल ता हफ्ता भर में बिहार पहुँचिए जाए। वह किशन की इस उम्मीद से फिर सो गए कि कहीं किसी ठेले में बैठा खोचा राशन मिल जाए तो आज का काम निकल जाए, लेकिन वहाँ सिवाय कुछ मसालों के पैकेट के और कुछ नहीं मिला। अंततः वह निराश होकर राशन के लिए बाहर निकलकर गली में आ गए। काफ़ी दूर तक चलने के बाद भी उसे किराने की कोई दुकान दिखाई ना पड़ा। बस एकाएक मेडिकल स्टोर थे जो खुले हुए थे। राशन नहीं मिला तो वह आसिफा आंटी से 1 किलो चावल उधार ले लेगा, उसने सोचा। तभी उसे रफ़ीक अंकल की बात याद आ गई। सुनो लड़कों, 2 दिन के अंदर रूम खाली हो जाना चाहिए, वरना मैं सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। कल सुबह ही उन्होंने सभी किरादों को सख्त हिदायत दी थी। नहीं, उसने अपना सर हिलाया। लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। यही बात सोचता हुआ और तेज़ी से कदम बढ़ाया जा रहा था, तभी उसे एक मिल्क पार्लर खुला हुआ दिखाई दे। चलो कुछ तो खाने को मिला। उसने जल्दी 1 किलो दूध और ब्रेड के 2 पैकेट खरीदे और वापस आ गया। उस रात उन्होंने केवल दूध ब्रेड ही खाया और सो गया। अगली सुबह 4 बजे ही बिरजू चाचा ने सबको जगा दिया। सब नहा धोकर तैयार हुए और अपने कपड़े इत्यादि पैक करके रंजीत के रूम पर पहुंच गए, जो उनके रूम से करीब 1 किलोमीटर के फासले पर था। वहाँ रंजीत और रमेश पहले से ही तैयार बैठे थे। रमेश भी लंगड़ा कर चल रहा था। विनय ने उसके नीचे से पैंट सरका कर देखा तो घुटने के नीचे चोट का काला निशान साफ दिखाई दे रहा था। विनय और श्याम ने उसका सहारा देकर ठेले पर बिठाया और फिर बाकी लोग भी बैठकर चले गए और विजय ठेला चलाने लगा। बाप रे बाप, ऐसा सीन तो मैंने सिर्फ गदर फिल्म में ही देखा था। जैसे ही वे गली से निकल पड़े, मेन रोड पर आए, रमेश आश्चर्यचकित हो गया। हजारों की संख्या में लोग अपना अपना सामान लिए रोड पर पैदल चल रहे थे। सचमुच ऐसा दृश्य तो केवल भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त ही देखने को मिला था। श्याम ने भी अपना मास्क के नीचे सरका दिया। अच्छा, अब जल्दी से अपना मास्क ऊपर कर लो, वरना हम लोग रास्ते में ही रह जाएंगे। किशन ही इन सब में सबसे पढ़ा लिखा और समझदार था। दोनों ने फटाफट अपना मास्क पर चढ़ा लिया। करीब 3 घंटे चलने के बाद वे यूपी बॉर्डर के पास पहुंच गए। वह काफ़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद थे जो भीड़ को नियंत्रित करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। रुको, विनय ने तेज़ी से खेला आगे निकलना चाहा, लेकिन एक पुलिस वाले ने डंडा आगे कर उसे रोक दिया। विनय पहले ही डंडे का कमाल देख चुका था, इसलिए वह डंडा खाने से मूड में बिल्कुल नहीं था। चलो उधर ठेला साइड करो, इतने सारे लोग एक साथ क्यों बैठे हुए? पुलिस वाले ने कड़कती आवाज़ में पूछा। सर, हम लोग एक ही गांव के हैं और हम लोग गांव जा रहे हैं। किशन ने बैठे बैठे कहा। तो क्या हुआ? चलो सब 500 रुपया का फाइन निकालो। पुलिस वाले ने डंडा ले रहा। सर, हम सब ने मास्क तो पहन लगाया है ना? रंजीत ने खुजलाते हुए बोला। अच्छा, मास्क लगाया तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? चल अब ज़्यादा बकवास मत कर, फटाफट 5 आदमी के 2500 निकाल, वरना सबको उठाकर बंद कर दूंगा। पुलिस वाले ने त्योरियाँ चढ़ाई। किशन और रंजीत ने काफ़ी मना मनोबल करने के बाद वह 2000 लेने को राजी हुआ। किशन को 2000 मुफ्त में चले जाने पर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अभी भी उसके पर लंबा सफ़र तय करना था। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। खैर, किसी तरह जान छुड़ा कर वे वहाँ से निकल पड़े। यार, अब तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, रंजीत ने पैदल मारते हुए कहा। रंजीत को ठेला चलाते हुए करीब 1 घंटे हो चुके थे। चलते चलते दोपहर का वक्त हो चुका था। हाँ, भूख तो अब सबको लग चुकी होगी। देखो कहाँ कुछ खाने पीने का इंतजाम हो, वहीं पर रुकना। थोड़ी देर चलने के बाद रंजीत ने देखा कि एक जगह पर कुछ लोग खाने की थैलियाँ बांट रहे हैं। रंजीत ने वहाँ एक पेड़ की छाँव में ठेला रोक दिया। यह क्यों रोक दिया? क्या हम लोग भीख मांग कर खाएंगे? किशन एक खुददार आदमी था। हाँ, तो और कोई रास्ता भी नहीं है। तुमने जो अभी तक जो है खाने को नहीं मिला है, इसलिए जो है हम लोग को अभी कुछ सोचना पड़ेगा, तभी जाकर हम यहाँ से जा सकते हैं।
शायद रंजीत सच ही कह रहा था। केवल बिस्कुट और नमकीन खाकर 1000 किलोमीटर ठेला नहीं चलाया जा सकता था। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी आएंगे कि लोग भिखमंगों की लाइन में लगना पड़ेगा। किशन को भी उसकी बात तर्कसंगत लगे। बेटा, इंसान के वक्त अनुसार खुद को ढाल लेवे के चाहे, बिरजू चाचा ने समझाया। मगर यहाँ तो लोगों की भूख बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में लगी थी। आप लोग आराम करो, मैं जाकर सभी लोगों के लिए खाना लेकर आता हूँ। श्याम भोज खाने में हमेशा के आगे रहता था। करीब 30 मिनट तक लाइन में खड़े रहने के बाद श्याम का नंबर आया तो उसने 5 पैकेट मांगे। भोजन वितरण करने वाले आदमी ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन जब श्याम ने ठेले पर बैठे बाकी लोगों की ओर इशारा किया तो उसने 5 पैकेट दिए। उन्होंने पैकेट खोल कर देखा तो उसमें 4 रोटियां और आलू की भुजिया थी। बहरहाल जो भी था उस वक्त पेट भरने के लिए काफ़ी था। सबने आराम से भोजन किया, फिर वहाँ से आगे चल पड़े। कुछ अंदाज़ा लग रहा है किशन भैया कि हम लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं। चलते चलते अब शाम ढल चुकी है। श्याम के पैर भी जवाब देने लगे थे। पता कैसे चलेगा, हम लोग तो हमेशा ट्रेन के रास्ते से आते थे। किशन का पेशाब लग आया था और इसलिए उसने श्याम को रोकने का इशारा दिया। भाई साहब, यह कौन सी जगह? रंजीत ने वहाँ गुजरते हुए एक राहगीर से पूछा। हम तो खुदे नहीं पता कि हम लोग कहाँ पहुँचे, तुमको कैसे बताएं? तुमको कहाँ जाना है? बिहार में कहाँ? गोपालगंज जिला, राहगीर ने चलते चलते बताया। बस सीधे चलते रहो, सब लोग बिहार ही जा रहे हैं, रंजीत ने विजय से कहा। अब ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। कि देखो तो कितना टाइम हो रहा है। किशन सीट से उतरते हुए बोला। काफ़ी देर चलने के बाद वो एक लाइन होटल पर जाकर रुका। बिरजू चाचा रमेश को छोड़कर सब बारी बारी से ठेला चला चुके थे। 10 बज रहे थे। रंजीत ने मोबाइल पर टाइम देखकर बताया, चलो कुछ खाना वाना देखते हैं, भूख लग गई। किशन और रंजीत ने जाकर पता लगाया तो लाइन होटल पर खाना मिल रहा था, लेकिन वहाँ बैठकर खाने की इजाज़त नहीं थी। जाकर सबको बोल दो क्या कर हाँ कर मुँह हाथ धो ले। फिर जो है सब ने खाना खाया और जो है फिर वहाँ से चल दी। किसी के पास कुछ पैसा वैसा बचा है? मेरे पास अब तो एक भी नहीं है, रंजीत ने खाली पर्स सबको दिखाते हुए पूछा। 4 दिनों तक चलने के बाद वो बिहार यूपी बॉर्डर के करीब पहुंच चुके थे। रात को 8 बजे वे एक बंद पड़े लाइन होटल पर रुके हुए थे। प्रतिदिन तेज धूप में ठेला चलाने की वजह से सबकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। पिछले 5-6 दिनों से उन्होंने ठीक से भोजन भी नहीं किया था। दो रहते और उन्होंने केवल बिस्कुट के सहारे ही गुजारी थी। लेकिन अब उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। उनके पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। सबने अपने अपनी जेबें टटोली तो कुल 28 जमा हुए, लेकिन 5 आदमी के लिए इतने पैसे काफ़ी नहीं थे। लगता है हम सब भूख के रास्ते ही मर जाएंगे। रमेश अब घर पहुंचने की उम्मीद खोने लगा था। नहीं, हम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकते, हमें किसी से मदद मांगनी चाहिए। किशन हार मानने वालों में से नहीं था, परंतु हम इतनी रात को मदद मांगें भी तो किससे मांगें? वैसे भी कोरोना के डर से कोई भी मदद ही नहीं करेगा। रंजीत ने आशंका जताई। जब ऐसे ही मरना ही है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है, चलो देखते हैं। बाकी तीनों को वहीं पर छोड़कर रमेश और किशन हाईवे किनारे बने घरों की तरफ बढ़ गए। कौन है? रंजीत के दरवाजे पर लगे बैल को दबाया तो भीतर से आवाज आई, अंकल जी, हम लोग परदेसी हैं और हमें थोड़ी मदद कर दो। रंजीत को बोलने में शर्म आ रही थी। यह कोई धर्मशाला है क्या? चलो जल्दी भागो यहाँ से। रंजीत ने नाराज़गी से किशन की तरफ देखा तो किशन आगे बढ़ गया। आंटी जी, हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके, हम लोग कुछ 2 दिन से भूखे हैं, थोड़ी मदद कर दो। किशन की बात पूरी होने से पहले ही उसने अधेड़ महिलाओं ने दरवाज़ा खट बंद कर दिया। किशन ने बार बार खटखटाने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं तो वह लौट कर जाने लगे। कौन है? वे 2-4 कदम ही चले थे कि पीछे से किसी पुरुष की आवाज़ आई। दोनों मुड़कर वापस आए तो उस व्यक्ति ने अपनी मजबूरी बताई। आप लोग कुछ दें, प्रतीक्षा कीजिए, मैं कोई उपाय करता हूँ। यह कहकर व्यक्ति अंदर चला गया। करीब 30 मिनट बाद इंतजार करने के बाद व्यक्ति एक हाथ में एक बड़ा सा थैली लिए बाहर आया। इसमें रोटी और सब्जी है, आप लोग सब मिलकर खा लीजिएगा। दोनों ने उस व्यक्ति को धन्यवाद किया और थैला लेकर उन तीनों के पास आ गए। श्याम ने खोल कर देखा तो उसमें 25 रोटी भिंडी की सब्जी रखी हुई थी। सभी ने मिलकर रोटी सब्जी खाई और सोने की तैयारी करने लगे। तभी उधर से पुलिस की एक जिप्सी निकली और थोड़ी देर आगे आकर रुक गए। कौन है बे? जिप्सी के अंदर से एक टॉर्च धमका। रोबदार आवाज गूंजी। भय के मारे किसी के मुंह से आवाज़ न निकली। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? जिप्सी से एक सिपाही बाहर निकला और उसने करीब आकर बोला, सर, हम लोग बिहार के रहने वाले दिल्ली से आ रहे हैं। किशन के डरते डरते मुँह खुला। झूठ बोलेगा रे तू? नहीं साहब, हम तो झूठ क्यों बोलेंगे? ठेला घुमा और
थाने चलो, जो कहना है वहीं पर कहना। सिपाही ने डंडे से इशारे किया। मरता ना क्या करता, उन लोगों की उसी बात पर मन नहीं पड़ी। आगे पुलिस की जीप सी और पीछे वे ठेला लेकर चलने लगे। अभी वे थोड़ी दूर चले कि ओवरटेक के चक्कर में एक ट्रक उसके बीच आ गया। पुलिस ने हाथ देकर ट्रक को रोका लिया और पूछताछ करने लगे। मैं तो कहता है कि भाग चलते हैं, पता नहीं ये पुलिस वाले थाने में हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे। अब हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, इन्हें क्या देंगे। रमेश ने फुसफुसाते हुए बोला। ट्रक के बीच रुक जाने से वे लोग थोड़ी देर में पुलिस की आंखों के ओझल हो गए। तेरे पैरों में तो दर्द है, तू कैसे भागेगा, किशन ने पूछा। जब जान मुसीबत में फंसी हो तो दर्द नहीं देखा जाता। बिरजू काका आप रंजीत ने बिरजू काका की तरफ देखा। हम हूँ तैयार मानी। सब ने अपना अपना बैग उठाया, चुपचाप हवा के नीचे गन्ने के खेत में घुस गए। वे लड़के भाग गए सर, अभी वे खेत में ही घुसे ही थे कि पीछे से आवाज़ आई। देखो कहाँ गए, पकड़ो सालों को, दरोगा चिल्लाए। हमें अपना बैग छोड़ना पड़ेगा वरना हम पकड़े जाएंगे। किशन धीरे धीरे फुसफुसाया, लेकिन हमारे कपड़े। और श्याम धीरे धीरे बोला, अरे अब जान बची तो फिर खरीद लेंगे, अभी अभी जान बचाओ वरना ये पुलिस वाले मार मार कर कचूमर निकाल देंगे। हाँ, बैग में कोई फ़ोटो या आईडी हो तो निकाल लो। सब ने बैग वहीं पर छोड़ा और गन्ने के खेत में रेंगने लगे। लगता है गन्ने के खेत में घुसे, शायद किसी के शरीर गन्ने पर हिल रहा है। जितना तेज भाग सकते हो भागो जल्दी। रंजीत सबसे पहले खेत के उस पार निकल चुका था। गन्ना खेत के उस पार निकलते सब जान हथेली पर लेकर भागने लगे। गेहूँ और सरसों के खेतों भागते भागते वे काफ़ी दूर निकल गए और जब उन्हें लगा कि वे काफ़ी दूर निकल आए तो एक गेहूँ के खेत में बेसुध होकर पड़ गए। थकान के मारे सबका ऐसा बुरा हाल था कि वे कब नींद के आगोश में खो गए पता ही नहीं चला। सूरज की किरणों ने जब गर्मी का एहसास कराया तब उसने सबसे पहले रमेश की नींद खुली। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो 10 बज रहे थे। उसने झकझोर कर जगाया। पांचों खेतों से निकलकर सब सड़क पर आ गए। भाई साहब, हमें बिहार जाना है। किशन ने रास्ते से गुजरते हुए अधीर रमेश से पूछा। ये बिहार नहीं है तो और क्या है? अधीर ने उस पर निहारते हुए कहा, बेतिया जिला यहाँ से कितनी दूर है? थोड़ी दूर आगे एक बड़ा पुल है, उसके पार बेतिया जिला ही पड़ता है। बेतिया शहर यहीं से कई 70 से 75 किलोमीटर है। उस आदमी ने बताया। पुल को पार करते ही सबके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। लगता है अब हम घर पहुँच जाएंगे। खुशी के मारे रमेश अपना दर्द भूल कर नाचने लगा। ज़्यादा खुशी मत हो, अभी बहुत दूर जाना है, वो भी पैदल। रंजीत ने उसे याद दिलाया। देखो तो किसी का मोबाइल चार्ज है, हम घर फोन करके कोई सवारी बुला लेते हैं। किशन अपना बंद पड़े स्मार्टफोन को देखता है और बोलता है। सब ने अपना अपना फ़ोन चेक किया मगर सबका मोबाइल बहुत ही पहले बंद हो चुका था। रमेश का फीचर फ़ोन जो सुबह टीटी कर रहा था वो भी बंद हो चुका था। अब उनके पास पैदल चलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। हमें मेन रोड से ना होकर खेतों के रास्ते चलना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है बिहार से आगे आने वाले आदमी को पुलिस पकड़कर किसी स्कूल में 14 दिनों के लिए बंद कर देते। किशन ने सुझाया। हाँ, मैंने भी सुना है कि उसमें भेड़ बकरियों की तरफ बहुत सारे लोगों को रखा जाता है। ये भी सुना है कि वहाँ के लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। रंजीत ने उसका समर्थन किया। सबको यह बात पसंद है। भूखे प्यास से चलते चलते वे थक कर चूर हो चुके थे। दर्द के मारे पैर उठ नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी वे पैर घिसटते हुए लगातार चले ही जा रहे थे। अब घर पहुंचना उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया था। चलते चलते रात गिराई। उसने एक गांव के बाहर एक मंदिर में थोड़ी देर विश्राम करने पानी पिया, फिर चल पड़े। रात के 1:30 बज रहे थे और अपने गांव पहुंचे और सारा गांव गहरी नींद में सोया था। इतनी रात को घर वाले की नींद खराब करना ठीक नहीं। चलो सब हमारे घर ही सो जाओ। बिरजू चाचा ने कहा। चाचा पहले कुछ खाना खिलाओ, ये नहीं तो अपना प्राण निकल जाएगा। रंजीत ने बिरजू चाचा के घर का ताला खोलते हुए कहा। हाँ चाची, जल्दी से कुछ खिलाओ। किशन ने भी कहा। सब्जी तो नहीं खे, चावल दाल बा, थोड़ा ठहर लो, खिचड़ी बनावत बने। थोड़ी देर में ही खिचड़ी बनकर तैयार थी। सबने पेट भर खिचड़ी खाई और सो गए। तब चाचा फिर कब दिल्ली चलने के बाद सुबह नींद खोलते किशन ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, बाप रे बाप, अब भले गांव में कमाई के खाई लेकिन दिल्ली कबहू ना जाए। बिरजू चाचा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। तो बताइएगा ज़रूर ये कहानी आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।